नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब केवल बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी की ताकत कहे जाने वाले संगठनों को भी टारगेट कर रही है। इसका बिल्कुल ताजा उदाहरण है पीसीसी चीफ के मीडिया सलाहकार की लिखी किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। इस किताब में जितनी अहमियत कांग्रेस का आजादी में योगदान बताने को दी गई है, उतना ही फोकस आरएसएस, हिंदू महासभा और दूसरे दक्षिणपंथी संगठनों को राष्ट्र विरोधी दिखाने पर है। अब इस किताब के मायने समझिए। जो भी पार्टी का कार्यकर्ता इस किताब का अध्ययन करेगा, तब कितनी गहराई तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मानस को यह किताब प्रभावित करेगी। हालांकि ऐसी कोशिशें लंबे वक्त में फलीभूत होती हैं। खैर, ऐसी किताबें कांग्रेसियों के मानस पर जो भी असर डालें, अभी तो कांग्रेस की किताब पर सवालों की बौछार के साथ सियासी उबाल आया हुआ है। इसी पर करेंगे महाडिबेट। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की किताब कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा पर एमपी में सियासी उबाल आया हुआ है। किताब के लेखक कहते हैं, इसके जरिए सच्ची बातों को सामने लाया गया है। इतिहास और सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। तो जिस वक्त में गोडसे की तारीफ करने वालों पर कार्रवाइयां नहीं हो रही हों, तो गोडसे के जो समर्थक हैं या जो भारत के विरोधी हैं या जिन्होंने भारत का विभाजन कराया, उन्हें सच्चाई से तकलीफ हो सकती है। तो उनकी तकलीफ होनी चाहिए ताकि देश सच्चाई को जाने। ये किताब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को सामने लाती है, सच्चे राष्ट्रवाद को सामने लाती है, सच्ची राष्ट्रभक्ति को सामने लाती है। और माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर यह पूरी किताब तैयार की गई है। दरअसल किताब के जरिए कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि हिंदू महासभा को भी किताब में स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी बताया गया है। इधर किताब की लॉन्चिंग हुई, उधर बीजेपी हमलावर हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की माने तो गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। तो राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने, आंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के अपमान का आरोप भी लगाया। ये जो तथाकथित नेहरू कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी। ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की आदत रही। लेकिन जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा बोले, हाँ, हम महिमा मंडन करते हैं क्योंकि नेहरू गांधी परिवार का देश की आजादी में बड़ा योगदान था। कि हम नेहरू गांधी परिवार को महिमा मंडित करते हैं, 100% हम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार ने इस देश की आजादी दिलाई है। जो लोग सुंदर दिखने के प्रयासों में खुद बाइटें बना बनाकर भेज रहे हैं, वे लोग बता दें कि उनके आका सावरकर कौन थे, जिसे राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। उनके आका गोलवलकर कौन थे, उनके आका हेड साहब कौन है, मोहन भागवत। इन लोगों के इतिहास गद्दारी के लिखे हुए हैं। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा, ये किताब आरएसएस, हिंदू महासभा और दक्षिणपंथी संगठनों पर तो हमला है ही, साथ ही कांग्रेस की आजादी में योगदान और उसकी विचारधारा से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराने की कोशिश भी नजर आती है। लेकिन आप इसे एमपी में कांग्रेस की 23 की बौद्धिक तैयारी की कोशिशों के तौर पर भी मान सकते हैं। भोपाल से मनोज राठौर, शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा, ये किताब पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर ने लिखी है। और इस किताब में दरअसल बहुत स्पष्ट तौर से न केवल संघ, हिंदू महासभा, दक्षिणपंथी संगठन, बल्कि इसके अलावा मुस्लिम लीग को भी राष्ट्र विरोधी बताया गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू वो ये कि कांग्रेस की गाथा या कांग्रेस की आजादी में योगदान का भी जिक्र कई मौकों पर, कई बिंदुओं पर इस किताब में किया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, क्या तथ्य हैं, आधार क्या है जो बातें इस किताब में कही गई हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। साथ ही बीजेपी नेता सचिन सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और अवनीश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। अच्छी बात है, किताब आ गई है आपके हाथ में भी, शायद वो किताब है इस वक्त। जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, चाहे कांग्रेस के बारे में लिखी गई हो या फिर संघ हिंदू महासभा के बारे में, ये बताइए ना, वो सारे तथ्य के साथ हैं, दस्तावेजों से लिए गए हैं, आधार क्या है उनका? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर इस किताब से जी भाजपा को आपत्ति होती है तो होती रहे। इस किताब में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं प्रशांत भाई। इस किताब में आदिवासी विद्रोह के बारे में बताया गया है, इस किताब में लोकमान्य तिलक गंगाधर के बारे में बताया गया, महात्मा गांधी के बारे में बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, सरदार भगत सिंह के बारे में बताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया। अगर इस किताब से भाजपा को आपत्ति होती है तो वो उनकी तकलीफ, उनकी समस्या है। इसमें कहीं कोई किसी पार्टी का महिमा मंडन नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है प्रशांत जी, तो कांग्रेस का रिश्ता तो आजादी से लेकर अब तक है। ये जो कहते हैं ना, अभी माना इनके नेताओं ने कि कांग्रेस का, अब वो कांग्रेस नहीं, वो छोड़िए कौन सी कांग्रेस है। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस भारत देश के डीएनए में कांग्रेस है। तो ये आप कुछ भी कहें, आप कितना भी अपनी बात पर लाग लपेट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कितना है, आप सच्चाई भाजपा पचा नहीं पा रही है। ये सच्चाई है कि 1942 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसका सबसे पहले विरोध करने वाले दो लोग थे, एक थे सावरकर और एक थे जिन्ना। इन दोनों ने विरोध किया था, इन दो लोगों ने विरोध किया था। इसके अलावा इस बात को भी कोई नहीं पलट सकता है कि जिन्ना से पहले भारत के टुकड़े करने की मांग सावरकर ने की थी। जिन्ना ने मांग की थी, साथ में सावरकर ने भी कहा था कि हाँ, भारत के दो टुकड़े हो जाने चाहिए, इसको एक हिंदू राष्ट्र बने और दूसरा जो भी देश बने। तो ये हकीकत बयान करती है किताब। इस किताब में कुछ भी गलत नहीं है। गलत सिर्फ इतना है कि भाजपा के एंगल से गलत है। भाजपा को लगता है गलत, क्योंकि भाजपा जो है सिर्फ एक, देखिए सियासी एंगल से तो अगर बीजेपी या आरएसएस कोई किताब लिखेगी वो आपके एंगल से गलत होगी, बीजेपी के एंगल से गलत हो सकती है। लेकिन मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, आपने अपनी बात रखी, ये बताइए ना, पहली बात जो कि भाई तथ्य आधारित हैं सारी बातें। दूसरी बात ये कि चलिए कम से कम आप जिक्र कर रहे हैं कि पटेल का जिक्र है, अंबेडकर का जिक्र है, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र है, चलिए कम से कम इस किताब में तो आपको याद आए। कैसी बात करते हैं प्रशांत जी, आपको किसी कांग्रेसी से तो ये पूछना नहीं चाहिए। अब जहां तक सुभाष चंद्र बोस की बात मैं आपको बताऊं, यही तो गलत तथ्य पेश किए हैं इन लोगों ने कि सुभाष चंद्र बोस के मतभेद थे, उनसे मतभेद थे, जबकि हकीकत बात है सुभाष चंद्र बोस की सेना का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था तो सावरकर था। उसने कहा था मुस्लिम लीग में शामिल होइए, आप जानकारी करिए। और सबसे बड़ी बात, इतिहास को आप बदल नहीं सकते। अगर प्रशांत जी, अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत को सबसे पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपके नाम में कपिल देव भी आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत का सबसे पहले क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, तो आपके दिमाग में मुझे लगता वो अमरनाथ, लाला अमरनाथ का ही नाम आएगा। तो ये देखिए, इतिहास जो होता है उसको आप नहीं बदल सकते। देश की आजादी में जिन्होंने शहादतें दी हैं उनको आप झुटला नहीं सकते। और ये बात हकीकत है कि इन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। अगर मैं हेडगेवर की बात करूं, हेडगेवर साहब की, तो हेडगेवर जी का अगर आप स्पष्ट करें, वो कभी देश की आजादी के लिए जेल में नहीं गए, वो कांग्रेस नेता की हैसियत से जेल में गए। और जब जेल से लौट कर आए, उनमें कहीं भी समर्पण की भावना नहीं थी। उनको लगा ये डंडे मंडे कहां खाएंगे भैया, देश की कहां आजादी के लिए निकले। तो वो उन्होंने जाके आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस हमेशा आराम पसंद लोग रहे, खाने पीने मौज मस्ती करने वाले लोग रहे। इन्होंने कभी भी देश की आजादी में योगदान नहीं दिया। हमने बहुत सारी बातें कह ली हैं, उस पर रिएक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन सवाल भी एक आ रहा था, वो जरूर आपसे पूछूंगा, उसका जवाब लूंगा कि भाई जब ये सब कुछ है, तथ्यों में, हिस्ट्री में है, तो फिर इस मौके पर, इस वक्त पर किताब क्यों लिखनी पड़ी? इसका जवाब मैं आऊंगा आपके पास लेने। सचिन सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गए, नेता बीजेपी। सचिन जी, लेखक कहते हैं इस किताब के कि भाई सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता, इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, सच्चाई है जो किताब में रख दिया गया है। प्रशांत भाई, आज सच्चाई की लोग बात कर रहे हैं। एक बार पुनः ये गलत इतिहास पढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक इन्होंने सिलेबस के माध्यम से बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया है, और अब ये वापस जो इनके खुद के कार्यकर्ता हैं उनके सुन लीजिएगा। देखिए, ऐसे बीच में बोल के काम नहीं चलेगा। मैं वैसे लेट जुड़ा हूँ। सक्सेना जी बोलिएगा, सचिन जी बोलिए। जी। तो अब क्या, अभी अपने कार्यकर्ताओं को गलत इतिहास पढ़ाने की बात कर रहे हैं।
मेरा ये कहना है कि आप जब भी बात करते हैं तो आप नेहरू गांधी परिवार से बाहर नहीं आ पाते, और नेहरू गांधी परिवार को ऊपर दिखाने के लिए आप अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, जिनका अपना योगदान इस आजादी में रहा है, उनको अगर आप नीचे करने का प्रयास करेंगे तो ये स्वीकार नहीं होगा। क्या नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं था? क्या हम भगत सिंह जी की बात नहीं करते? हम चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं करते? सचिन जी, इस किताब में किताब पढ़ो इसको, ये कैसी बात सुन रहे हैं? भगत सिंह है इसमें, लाल बहादुर शास्त्री है, अवनीश जी सुन लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? पढ़िए ना किताब, पढ़िए किताब में भेजता हूँ आपको, पढ़िए। अवनीश जी सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूँ। सचिन जी, इस किताब में सब कुछ है जिनका जिक्र आप करने वाले हैं, चाहे जी भगत सिंह की बात हो, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं नेहरू गांधी परिवार की बात करता हूँ तो इनको मिर्ची क्यों लगने लग जाती है? आप किसी का कद बढ़ाने, किसी को छोटा तो नहीं दिखा। देखिए प्रशांत भाई, अगर ये मुझे बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? अवनीश जी सुन लीजिए, अवनीश जी आपकी बारी आएगी ना, आपके पास समय रहेगा अवनीश जी। देखिए प्रशांत भाई, इन्होंने करा है, वो सबको पता है कि नेहरू जी को कैसे भारत रत्न मिल गया था, इंदिरा गांधी को कब और कैसे भारत रत्न मिल गया था, और अंबेडकर जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न क्यों नहीं मिल पाया, ये भी सबके सब समझ में आता है। आज अगर ये बात करते हैं नेहरू जी की और सावरकर जी की, फिर बीजेपी पूछेगी कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे भारत रत्न मिल गया। खैर ठीक है जी, चलिए मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आऊंगा सर आपके पास। सचिन जी आऊंगा मैं दोबारा। जी ठीक है, आऊंगा आपके पास दोबारा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये मतलब इस मौके पर, और एक मौका बड़ा मायने रखता है सियासत में भी, इस मौके पर ये किताब आई है, और ये बौद्धिक मोर्चाबंदी भी है क्या कांग्रेस की? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए एक चीज बताऊं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं जी। आप जानते हैं कि किसी के द्वारा कोई किताब लिखी गई है, दो प्रकार की किताब होती है बेसिकली, या तो उसके ओपिनियन, विचार या थॉट्स होते हैं उस पर लिखी जाती है, या एक हिस्ट्री पर लिखी जाती है। हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई किताब है तो उस पर विश्वास तभी किया जा सकता है जब उसमें रेफरेंस कोट किया गया। अगर रेफरेंस संदर्भ दिए गए तो उस किताब तो उस किताब के बारे में माना जा सकता है कि हाँ उसमें कुछ यथार्थ है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, या तो ये किताब पढ़ने में आए कि उसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है, दूसरा ये भी है कि उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू सामने होता। अब ये केवल क्या है कि कांग्रेस के किसी मीडिया इंचार्ज ने ये किताब लिखी और उस पर डिबेट हो गया। लेकिन आपका सवाल यहां बहुत वाजिब है कि क्या ये 2023 मध्य प्रदेश के इलेक्शंस की तैयारी के लिए कांग्रेस अपना जो बौद्धिक स्तर यानी बौद्धिक कैंपेन लेकर आई है? क्या इसके मार्फत जो युवाओं में आज भारतीय जनता पार्टी नेशनलिज्म की ओर जा रही है? ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि बीजेपी के लीडर्स कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, कि वो ज्यादा नेशनलिस्ट है एज कंपेयर कांग्रेस। तो मैं ये तभी कहता हूं कि जब वो तथ्य दें। आपने देखा हो ये किताब आज कोई पहली बार नहीं आई है। भाजपा के लोग अगर कोई लीडर्स लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने सावरकर और दूसरे लीडर्स को हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं बार बार फिर कहूंगा कि इंदिरा गांधी कितनी चतुर लीडर थी, उन्होंने सावरकर जी की बुराई नहीं की, जबकि सावरकर जी जो भी हैं हिंदुस्तान के थे, विदेश के नहीं थे। उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग यहाँ डिबेट में भी होना चाहिए, डिबेट के बाहर भी होना चाहिए। भले ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में अपनी यात्रा के दौरान उनको टारगेट किया हो, लेकिन इंदिरा जी जैसा समझदार लीडर, उन्होंने उनकी कभी बुराई नहीं की। उन्होंने उनको कहीं ना कहीं देश की आजादी में कुछ कंट्रीब्यूशन करने की बात कही थी। आप लोग पढ़िए कांग्रेस के लोग। तो मैं कहना यह चाहूंगा, ये ठीक बात है, किताब में जो भी है अगर उनने तथ्यात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से सही लिखा है तो उस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय 3 इश्यूज घुले हुए हैं। पहला हिंदुत्व, दूसरा नेशनलिज्म और तीसरा ट्राइबल। तो ये कहीं ना कहीं उन तीसरे मुद्दे पर जिसमें नेशनलिज्म है, उसमें कांग्रेस की हिस्ट्री को दिखाने का उन नेता ने प्रयास किया है, जिसके कारण उनका जो वोट बैंक है वो और मजबूत है। देखिए मध्य प्रदेश का जो आज सिचुएशन है, कांग्रेस बीजेपी ऐसे मुहाने पर है जहां बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, चाहे कोई माने या ना माने। दोनों स्थितियां, कोई पुअर नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है। अब जिसने भी जरा सा भी एफर्ट लगा के 2-1% वोट शेयर को इधर उधर कर लिया
तो वो आगामी चुनाव में बाजी मार सकती है। और आप जानते हैं कि किसी को इन्फ्लुएंस करने का एक बड़ा तरीका ये होता है कि उस पर बौद्धिक अटैक किया जाए। क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम क्या करते हैं, कोई चीज कम्युनिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने ओपिनियन से, या तो ओपिनियन होंगे, एडवर्टीजमेंट होगा या एंटरटेन होगा, उससे हम उस ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनको उसके परसेप्शन को चेंज करना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं बौद्धिक कैंपेन का कांग्रेस का एक बड़ा पार्ट और एक ऐसी ही कोशिश है जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, नेक टू नेक फाइट। कांग्रेस बीजेपी माने या ना माने, लेकिन आप जैसे सियासी पंडित जरूर मानते हैं मध्य प्रदेश में कम से कम अभी ऐसे ही हालात हैं। अवनीश जी, जिस बात का जिक्र मैंने किया था और पहला सवाल आपसे किया था संदर्भ को लेकर, फैक्ट को लेकर, वही बात सत्यप्रकाश शर्मा जी भी कह रहे हैं, भाई संदर्भों के साथ ये किताब लिखी गई है क्या? और वाकई अगर संदर्भ पहले से मौजूद हैं तो फिर इस किताब की लिखने की जरूरत अभी क्यों मान पड़ी? देखिए प्रशांत जी, जिन्होंने किताब लिखी श्री पीयूष बघेल जी, वो मीडिया एडवाइजर बनने के पहले कमलनाथ जी के, उसके पहले देश के प्रख्यात और सम्मानित पत्रकार रहे, कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। और कई सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो बाद में किसी और प्रोफेशन में चले गए। तो पीयूष बघेल जी ने ये किताब लिखी है और नेहरू जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, देश के ऊपर, उसकी आजादी के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर पीयूष बघेल जी का पूरा रिसर्च है। बात आई सावरकर जी की। देखिए सावरकर और गॉडसे दो ऐसे लोग हैं जिनकी है लॉन्चिंग की टाइमिंग। देखिए वो तो देखिए एक बात है, सावरकर और गॉडसे दो ऐसे लोग हैं जिनको कोई कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जब महात्मा गांधी की, बापू की हत्या हुई तो उसमें हत्या की गॉडसे ने, उसमें प्रमुखता से जिस व्यक्ति का नाम आया था आरएसएस के अलावा, वो थे सावरकर। और सबसे बड़ी बात, आप जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती, मैं थोड़ा याद दिला दूं, जिनकी इन्होंने मूर्ति लगाई, क्योंकि इनका तो कोई नेता रहा नहीं, इनकी तो कोई शहादत किसी ने दी नहीं, तो ये तो कहते हैं ना छीनने की बात है, उधार की जिंदगी जीते हैं। उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जरा ये बोल दें कि इन्होंने आरएसएस पर रोक नहीं लगाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर रोक लगाई थी और आरएसएस पर 2 बार रोक लगी है, ये बात जानकारी कर लें। और सावरकर का, गॉडसे का कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर, गॉडसे का तो ओपनली है और सावरकर का भी नाम आया था। तो देखिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि किताब में हमने कुछ गलत नहीं लिखा। मैं वही तो बता रहा हूं प्रशांत जी। देखिए बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बताया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बताया, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया। कांग्रेस राष्ट्र निर्माण कांग्रेस ने आजादी के बाद भी 565 रियासतों में देश था, उसको एकीकृत किया, हमने मर्जर एग्रीमेंट लाया, तब तो जाके राष्ट्र बन पाया। आप देखें, हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके बारे में बताया तो भाजपा के पेट में दर्द हो। अब नकारात्मक शक्तियां कौन है भैया? आपने असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, हर चीज का आरएसएस ने विरोध किया है प्रशांत जी। तो कहीं ना कहीं सचिन जी आप ही के पास वो सारी बातें बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। हमने राष्ट्रगीत के बारे में बताया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कैसे बने, केंद्र से। जी कम शब्दों में फिर मैं सचिन जी के पास जाऊंगा। प्रशांत जी क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर वाकई में सारी नकारात्मक शक्तियां सत्ता में फिर कैसे आ गई? देखिए प्रशांत जी, जब इस देश के प्रधानमंत्री रात को 8 बजे उठ के बोले कि कल से 500,000 के नोट बंद कर रहा हूं, 2000 का नोट दे रहा हूं, उसमें चिप लगी है, अब काला धन नहीं इकट्ठा हो पाएगा। और स्थिति ये होती है, उसके 3 महीने बाद, नोटबंदी के बाद लगभग 6 लाख करोड़ का कर्जा अमीरों का माफ कर देता है, उद्योगपतियों का माफ कर देता है। और स्थिति यह है कि 2000 करोड़ मार्केट से गायब हो जाता है। बहुत वाइड हो जाएगी, मैं सचिन जी के पास जाऊंगा जी। तो जब ऐसे मुद्दे आने लगे और चुनाव में जब आप जाओ तो पुलवामा के नाम पर जाओ, तो राजनीति ऐसी मसले पर रहे, मुद्दे पर रहे, बहुत ज्यादा भटके नहीं। सचिन जी जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि भाई कांग्रेस केवल नेहरू गांधी परिवार, वो कहती है ना भाई, बार बार कहती है कि भाई और किसी ने आजादी में योगदान दिया नहीं, हम किसका महिमा मंडन करें फिर? क्यों साहब, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस का नाम है ना इसमें, पढ़ो जरा इसको, पढ़ो। अरे तो आप फालतू बातें कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का नाम है और ये भी लिखा है सुभाष चंद्र बोस का विरोध सावरकर ने किया था। अरे बीच में बोलने वाली बात नहीं है। आज विषय ऐसा है, अरे मैं इनको बार बार समझा रहा हूँ कि इस किताब में सबका नाम है, समझना नहीं चाह रहेंगे। नहीं मैं ठीक है, आपने एक बार बता दिया ना, फिर मैं आपके पास बता रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, सबके नाम है इस किताब में। सुनिए पहले, पढ़ो तो इस किताब को। गांधी परिवार का नाम लो और इनके, अरे भैया नेहरू का नाम सिर्फ एक जगह है, नेहरू का सिर्फ एक चैप्टर है, पढ़ो। सरदार पटेल का नाम है, सुभाष चंद्र बोस का नाम है, बाल गंगाधर तिलक का नाम है, अंबेडकर साहब का नाम है, सबके नाम है, पढ़ो इसको जरा। चुप करिए,
बस तुम्हारी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं, मोदी का नाम नहीं है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है आपके। प्रशांत भाई, मोदी का नाम नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर का नहीं, अमित शाह का नहीं है, सुन लीजिए, इसलिए पेट में दर्द होगा तुम्हारे। सचिन जी को सुन लीजिए, आ रहा हूं ना अपनी जी आपके पास। डेकोरम नहीं समझ जी रहे हो सचिन जी बोलिए। जी देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट है। सचिन जी बोलिएगा, बोलिएगा, वक्त खत्म हो जाएगा। जी हाँ, अच्छी बात कही है उन्होंने सत्यप्रकाश जी ने कि संदर्भ, तो संदर्भ के अगर इन्होंने वाकई संदर्भ दिया होता तो 1923 में जो नाभा जेल से छूटे थे, 2 वर्ष की कैद हुई थी, लेकिन 3 दिन में छूट गए थे। 1947 में देश आजाद हुआ था, इसमें कुछ संदर्भ चाहिए आपको? होना चाहिए। अंग्रेजों से हमने आजादी पाई थी, इसमें संदर्भ चाहिए तो भैया आप और सत्यप्रकाश जी ढूंढ लें संदर्भ। गोडसे के नाम पे हमेशा ये लोग बात करते हैं। प्रशांत जी, देश आजाद 1947 15 अगस्त को हुआ था, इसमें संदर्भ चाहिए तो सत्यप्रकाश जी भी संदर्भ ढूंढ ले, सचिन भी संदर्भ ढूंढ ले। मुझे लगता है इसमें कोई संदर्भ चाहिए, किसी बच्चे को भी संदर्भ नहीं चाहिए। ये सबको मालूम है कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आरएसएस ने विरोध किया था, इसमें संदर्भ चाहिए किसी को तो भैया ढूंढ ले संदर्भ। सबको मालूम है कि गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, इसमें संदर्भ चाहिए आपको तो ढूंढ लो संदर्भ। सबको मालूम कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, संदर्भ चाहिए तो ले लो संदर्भ। ये इनकी भाषा शैली है, ये इनकी मर्यादा है। जो मेरी भाषा शैली नहीं सचिन जी आप जानकारी दुरुस्त करिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी एक सवाल जो सचिन जी शायद नहीं पूछ पाए, मैं उस लिहाज से उस तरीके से पूछ लेता हूं। ये बताइए ना, सुभाष चंद्र बोस पार्टी क्यों छोड़ गए? अंबेडकर आखिर में पार्टी क्यों छोड़ गए? पटेल जी को आपने कितना सम्मान दिया या कितना स्पेस दिया जगहों पर मूर्ति के तौर पर, वो भी बड़ा विचारणीय विषय है। एक जगह जरूर है पटेल चौक दिल्ली में, दूरदर्शन के पास, बाकी ढूंढना पड़ता है। हमारे यहाँ का वल्लभ भवन, हर जगह हर राज्य में जो वल्लभ भवन है किसके नाम पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रशांत जी थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूं आपसे, आप तो बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, थोड़ा जानकारी करिए। वल्लभ भवन सरदार नहीं, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कई सालों तक, उन्होंने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। ये भी एक भ्रम करने, और ये 2014 में चुनाव के पहले कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस के ये कागजात उजागर करेंगे, उनके जीवनी उजागर करेंगे। क्या हुआ? आज शांत हैं। उनकी बेटी, उनकी पोती ने भी आकर उल्टा मोदी सरकार के मुंह पर कालिक पोती कि इन्होंने सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राजनीति की, कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन आप वापस इतिहास, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त कम है थोड़ा। सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगा मैं। सत्यप्रकाश जी बौद्धिक मोर्चेबंदी का जिक्र हो रहा था। जी ठीक है। सचिन जी आ रहा हूं। हाँ जी बड़ा साफ उदाहरण है, संघ इसके लिए उदाहरण है कि भाई जब आप बौद्धिक कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। इतनी जल्दी कोई नतीजे मिलेंगे क्या कांग्रेस को? देखिए एक चीज बताएं, आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? वो एक अपनी आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी की एक बड़ी विंग है जिसको आरएसएस कहते हैं। केवल इलेक्शन मोड में आने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जबकि उसकी आइडियोलॉजी पूरी आरएसएस है। देखिए एक चीज तो मैं फिर कहूंगा कि सावरकर और गॉडसे को कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता। जो गांधी जी का हत्यारा हो उसका कंपेयर जिसकी देश में मूर्तियां लगी हो उससे तो कभी नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा स्टडी करने की आवश्यकता है। एक दिन में ना तो गांधी को पढ़ा जा सकता, ना नेहरू जी को पढ़ा जा सकता, और ना ही सुभाष जी को पढ़ा जा सकता। सत्यप्रकाश जी माफी चाहूंगा, आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, इजाजत नहीं देता लगेंगे पढ़ने में। जी चलिए फिर किसी दिन हम और चर्चा करेंगे। सत्यप्रकाश जी माफी चाहूंगा। अब किताब जरूर आई है और ये माना जाना चाहिए कि इसके बहुत सारे सियासी टारगेट हैं। अब वो कितने पूरे होते हैं कितने नहीं, ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, अवनीश जी, सचिन जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।